गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक मानवेंद्र नाथ राय और मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राय और मार्क्सवाद। राय ने सन 1915-17 के वर्षों में अमेरिका में रहते हुए मार्क्स तथा अन्य समाजवादी लेखकों की रचनाओं का पर्याप्त अध्ययन किया था। उन्होंने बहुत शीघ्र ही मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर अधिकार जमा लिया और वह मार्क्स के दर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने मेक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने दृढ़ मार्क्सवादी होने का परिचय दिया। उन्होंने भारत में साम्यवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारी प्रयास किया। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि भारतीय दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देशी सामंतवाद, जमींदार और पूंजीपति के शोषण का परिणाम है और इस दरिद्रता का उन्मूलन तभी संभव है जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके आधार रूप में कार्य करने वाली इस देशी सामंतवादी व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। राय की मार्क्सवाद में आस्था। राय मार्क्सवादी विचारधारा की प्रमुख रूप से अग्रलिखित बातों में आस्था रखते थे। पहला है मार्क्स के भौतिकवाद में संपूर्ण आस्था। मार्क्स ने द्वंद्ववादी भौतिकवाद का प्रतिपादन किया तथा राय द्वंद्ववाद से सहमत नहीं थे, लेकिन भौतिकवाद में उनकी गहरी आस्था थी और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से पूर्णतः अलग हो जाने के बाद भी भौतिकवाद में उनकी आस्था बनी रही। मानवेंद्र नाथ राय पूर्ण भौतिकवादी थे और इस बात से सहमत थे कि भौतिकवाद समस्त ज्ञान का स्रोत है। भौतिकवाद जीवन पर्यंत राय के जीवन का केंद्र बिंदु बना रहा। दूसरा, मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति। राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित थे। राय का मत था कि सर्वाधिक अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात इसकी वैज्ञानिक पद्धति ही थी। तीसरा, मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में आस्था। मार्क्स ने पीड़ित और दलित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रखते हुए इस बात की घोर निंदा की थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। मार्क्स का लक्ष्य शोषण की इस स्थिति को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था। राय मार्क्स के चिंतन की इस मानवीय और उदारवादी प्रवृत्ति और उसके संपूर्ण चिंतन के मूल लक्ष्य के प्रति भारी आस्था रखते थे। चौथा, मार्क्स के चिंतन और कर्म की एकता। राय ने मार्क्स के सिद्धांत के उस अंश को स्वीकार किया जो चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। कोई कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि सोच समझकर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप हो और विद्यमान वस्तु स्थिति पर आधारित हो। मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार से असहमति। राय मार्क्सवाद के चिंतन में आस्था रखते थे, लेकिन इसके साथ ही उनमें मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति थी। मार्क्स के चिंतन को संपूर्ण रूप से वे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त मार्क्स के अनुयायियों लेनिन और स्टालिन द्वारा मार्क्स के चिंतन को जिस रूप में अपनाया जा रहा था उसके प्रति राय भारी असहमति रखते थे। राय ने इस बात पर बल दिया कि मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति की मांग है कि मार्क्स की विचारधारा में लचीलेपन को बनाए रखते हुए उसे एक सजीव और गतिशील दर्शन के रूप में अपनाया जाए। राय ने कहा कि मार्क्सवाद में संशोधन करने का अर्थ मार्क्स से अलग हटना नहीं है, यह तो उस रूढ़िवाद के दलदल से बाहर निकलना है, लेकिन मार्क्स के अनुयायी प्रमुखतः लेनिन और स्टालिन उसे एक कट्टर दर्शन के रूप में अपना रहे थे। परिणाम स्वरूप राय ज्यों-ज्यों स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, मार्क्सवादी प्रभाव से वे हटते गए और मार्क्स के अनुयायियों से उनके मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि 1928 में उन्हें साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से निष्कासित कर दिया। उनका चिंतन मार्क्सवाद से इतना अधिक दूर हो गया था कि इसे मार्क्सवाद में संशोधन नहीं कहा जा सकता, यह तो मार्क्सवाद का परित्याग ही हो गया। मार्क्सवादी चिंतन और मार्क्स के अनुयायियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले व्यवहारिक स्वरूप से उनके मतभेदों का उल्लेख अग्र रूपों में किया जा सकता है। मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति। राय मार्क्स के द्वंद्ववाद या उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति से कभी सहमत नहीं हो पाए। राय का विचार था कि द्वंद्ववाद एक वैचारिक प्रक्रिया है जिसे वैचारिक क्षेत्र में तो अपनाया जा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन के विविध चरणों और भौतिक स्थितियों की व्याख्या इस पद्धति के आधार पर कर पाना संभव नहीं है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति। राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के भारी प्रशंसक थे, लेकिन इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद से वे कभी भी सहमत नहीं हो पाए। उनका विचार था कि इतिहास के भावी स्वरूप को पूर्णतः निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न मानव की सृजनात्मक भूमिका की उपेक्षा है। राय मार्क्स की इस बात से भी सहमत नहीं थे कि वह एकमात्र भौतिक प्रक्रिया मानवीय जीवन के स्वरूप निर्धारित करती है। उनका विचार और कथन था कि वैचारिक और भौतिक दो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं। एकमात्र भौतिक प्रक्रिया को स्वीकार करने से वैचारिक सुधारवाद
सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी तत्वों की उपेक्षा हुई है। राय मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया संसार को बदलने के संबंध में उन महान क्रांतियों के लिए भी कोई स्थान नहीं रहने देगी जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रेरित हों। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और समाजवाद के एक क्रांतिकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बीच कभी न दूर होने वाला विरोध मार्क्सवाद की आधारभूत भ्रांति है। राय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्याओं को एकांगी और एक पक्षीय मानते हैं। तीसरा, वर्ग संघर्ष के समाजशास्त्र में संदेह। मार्क्स वर्ग संघर्ष को मानवीय जीवन का एक मूल तत्व मानते हैं। राय स्वीकार करते हैं कि मानव समाज में समय समय पर विभिन्न वर्ग अवश्य रहे हैं और उनमें संघर्ष भी रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष के इस तत्व की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और बंधुत्व के तत्व अधिक प्रमुख रूप से रहे हैं, जिनके सहारे मानव समाज अब तक टिका हुआ है। यदि वर्ग संघर्ष ही मानव समाज में प्रमुख होता तो मनुष्य अब तक लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए होते। राय लिखते हैं कि आधुनिक समाज परस्पर विरोधी और ध्रुवीकृत क्षेत्रों में विभक्त नहीं हुआ, जैसी कि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी। इस संदर्भ में एक अन्य बात यह भी है कि राय तो मानवीय इतिहास में दो परस्पर विरोधी आर्थिक वर्गों के संघर्ष की अपेक्षा सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र के मध्य संघर्ष को अधिक महत्व देते हैं। चौथा, मध्य वर्ग के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण। राय के अनुसार मार्क्स की यह धारणा गलत है कि मध्य वर्ग का लोप हो जाएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी के सर्वथा विपरीत मध्य वर्ग का उल्टे विकास ही हुआ है और आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ मध्य वर्ग की संख्या बढ़ रही है। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व के विभिन्न देशों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में मध्यम वर्ग की भूमिका पहले की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राय मध्य वर्ग को ही समाज का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में है और मध्य वर्ग को ही क्रांतिकारी कार्यों का सूत्रधार मानते हैं। पांचवा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद, सर्वाधिकारवाद की आलोचना। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का प्रतिपादन किया है। व्यवहार में स्थिति यह है कि आधुनिक युग की विशाल राजकीय सेनाओं के सामने सर्वहारा वर्ग की शक्ति नगण्य है और मार्क्स जिसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहता है, व्यवहार में वह राज्य का ही सर्वाधिकारवाद होता है। इस सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं है। राय व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से मार्क्सवाद पर आधारित इस सर्वाधिकारवाद का विरोध और उदारवाद का समर्थन करता है। मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा। मानव जो कि स्वतंत्रता प्रिय, कल्पनाशील और रचनात्मक प्रवृत्ति का प्राणी है, मार्क्सवादी दर्शन और उससे भी अधिक मार्क्सवादी व्यवस्था में एक साधन मात्र बना दिया गया है। मानव का विकास नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव है। मार्क्सवादी दर्शन में व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कर समष्टि की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। राय मार्क्स की तरह समाज को प्राथमिकता देकर व्यक्ति को दूसरे स्थान पर नहीं रखना चाहते। सातवां, मार्क्सवादी दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मार्क्स ने अपनी समस्त विवेचना में भौतिक नियमों को ही महत्व दिया है, नैतिक नियमों को उचित महत्व नहीं दिया। राय की दृष्टि में मार्क्सवाद का यह बहुत बड़ा दोष है कि वह समाज के विकास में नैतिक शक्ति और सत्ता की अवहेलना करता है। राय कहते हैं कि जीवन में नैतिक नियमों का महत्व भौतिक नियमों की तुलना में अधिक है। आठवां, हिंसक पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास। मार्क्सवाद हिंसा और बल प्रयोग की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। राय सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के पक्षधर हैं, किंतु उनके द्वारा सुझाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर आधारित नहीं है। राय का विचार है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसात्मक तरीका ही न्याय में परिवर्तन का एकमात्र उपाय नहीं है। वे शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को सुधारना उचित समझते हैं। साधन तथा साध्य के अटूट संबंधों के विषय में उनका पूरा विश्वास था। राय मार्क्सवादी सिद्धांत की अपेक्षा भी मार्क्सवाद पर आधारित सोवियत संघ की व्यवस्था के व्यवहारिक स्वरूप को देखकर अधिक क्षुब्ध थे। राय ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि जहां मार्क्स ने अपना लक्ष्य एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, समानतावादी समाज की स्थापना घोषित किया था, वहां रूस के साम्यवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलकर एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की है। यद्यपि राय मार्क्स की कुछ धारणाओं से सहमत हैं, लेकिन अपने जीवन काल के अंतिम 25 वर्षों की विचारधारा में मार्क्सवाद से सहमति की अपेक्षा उनकी असहमतियां ही प्रमुख हो गईं।